दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 69वीं बीपीएससी परीक्षा 2023, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 30 सितंबर में होगा इसका एग्ज़ाम। इसके लिए आज हम टेस्ट सीरीज़ जो देखने वाले हैं वो है दृष्टि द विज़न जो IAS कोचिंग है, इसका टेस्ट नंबर 2 है। दोस्तों, ये जो टेस्ट 2 है ये ज्योग्राफी का टेस्ट है, भूगोल से संबंधित टेस्ट है। इसको आज हम देखेंगे। इस भूगोल के टेस्ट में क्या है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो भी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उससे क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है, उससे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट के साथ साथ जो भी फैक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों के माध्यम से इंक्लूड किया गया है। साथ ही इसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स को भी कवर किया गया है, और ये जो करंट अफेयर्स है ये अगस्त से सितंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को इस वाले टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम टेस्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही आंसर देना है। यहाँ पे कुछ धातुएं दी गई हैं और उनके प्राप्ति स्थल दिए हुए हैं। तो देखते हैं, लोहा जो है, लोहा की जो प्राप्ति होती है वो उत्तरी स्वीडन से होती है, इसको 1 से मैच कर देंगे। प्लेटिनम की जो प्राप्ति होती है, प्लेटिनम हमें मिलता है दक्षिण अफ्रीका से। फास्फेट जो है, फास्फेट मिलता है अल्जीरिया से, और मैग्नीज जो मिलता है वो जॉर्जिया से मिलता है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए, हमारे सौर मंडल में एक तो हमारा सूर्य है और उसके 8 ग्रह हैं। तो इन 8 ग्रहों की जो दूरी बतानी है वो सूर्य से दूरी के अनुसार बताना है। पहले कौन आएगा, फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा। देखिए, जो सूर्य की दूरी के अनुसार जो सबसे पहला ग्रह है वो बुध है, उसके बाद से शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आती है, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में जो है 88 दिन का समय लगता है और ये सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। और शुक्र के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी की इसको जुड़वा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा किसे कहा जाता है, तो वो शुक्र को कहा जाता है। जुड़वा कहने का कारण इसलिए है क्योंकि इसका जो भी आकार और आकृति है वो लगभग पृथ्वी के ही समान है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जियोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। देखिए, जो जियोग्राफी शब्द है इसका जो शब्द दिया था ये दिया था इरेटोस्थेनीज ने। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज ने। देखिए, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के, जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है जियो और दूसरा है ग्राफोस। जियो मतलब होता है आपकी पृथ्वी और ग्राफोस मतलब होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना इसका एक शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका एक और भी अर्थ है, जैसे कहा जाता है भूगोल प्रकृति और मानव के जो समग्र इकाई के रूप में एक अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। देखिए, अरस्तु जो है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु जो है ये जंतु विज्ञान के जनक हैं। और जो कैरोलस लिनियस है, कैरोलस लिनियस ने जो द्विनाम पद्धति दिया है, जो भी जीवों और प्रजातियों की वंश और उनकी जो प्रजातियां होती है उनको परिभाषित करने के लिए जो द्विनामकरण की पद्धति है वो कैरोलस लिनियस ने दिया है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चक्रवात के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सही स्टेटमेंट हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए कथन को देख लेते हैं, कथन क्या है। तो पहला कथन है कि चक्रवात एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार होता है। देखिए, चक्रवात में एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, बल्कि यहाँ पे निम्न दबाव वाला क्षेत्र होता है। तो ये देखिएगा, ये निम्न दाब क्षेत्र होता है जहाँ पे चक्रवात का संचार होता है। सेकंड है कि उच्च दबाव के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। देखिए, उच्च दबाव वाले केंद्र में हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है प्रति चक्रवात में, परंतु वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं घूमती हैं बल्कि वो उत्तरी गोलार्ध में घूमती हैं। तो इस प्रकार सेकंड वाला भी जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है इसका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो उष्णकटिबंधीय महासागरों के आसपास ही विकसित होते हैं। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो सही जवाब केवल 3 सही होने की वजह से बी हो जाएगा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है और उत्तरी गोलार्ध में जो इसकी दिशा होती है वो घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है तो वो घड़ी की सुई के दिशा के अनुरूप चलती है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, स्थिति उलट जाती है। केंद्र में जो है वो उच्च दाब का केंद्र होता है और उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चलती हैं, और परंतु जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे घड़ी की सुई के विपरीत चलती हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े फर्मों में युक्त अत्यधिक ठंड और विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं। देखिए, जो भी बड़े फर्म होती है जहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है, विरल आबादी होती है, वो क्षेत्र हमेशा जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं।
तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें वाणिज्यिक अनाज की कृषि होती है, मिश्रित खेती होती है और रोपड़ कृषि इसमें शामिल होता है। वाणिज्यिक कृषि में जो भी अनाज उत्पन्न किए जाते हैं वो हमेशा वाणिज्यिक उद्देश्य से ही उगाए जाते हैं। इसमें गेहूं और मक्का ये मोस्टली उगाई जाने वाली फसल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर रेखा एक है। देखिए जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर पे होती है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर को जो है वो प्राइम मेरिडियन है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। और ये जो रेखा है ये ब्रिटेन के जो ग्रीनिच वेधशाला है वहां से गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। देखिए जो बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं अतुल प्रसाद जी, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, अतुल प्रसाद। देखिए जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनकी जो पदावधि होती है, इनकी पदावधि 62 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले हो इतने तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला है कि निहारिका परिकल्पना ने प्रस्तावित किया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से संबंध धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो निहारिका परिकल्पना है इसको दिया था लाप्लेस ने, इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाप्लेस ने किया था और इन्होंने ही ये कहा था कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो सूर्य की युवावस्था से संबंध है और उस संबंध में क्या जो धीमी गति से घूमते हुए जो भी पदार्थों के बादल थे, वो जो पदार्थ जो धीमी गति से घूम रहे थे उन्हीं के इकट्ठा होने से, उन्हीं के संपीड़न होने से जो है वो ग्रहों का निर्माण हुआ है। सेकंड है बिग बैंग सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, जो बिग बैंग थ्योरी है इसने ये बताया था कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो भी ग्रह हैं या जो भी सूर्य हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ रही है, मतलब जो हमारा यूनिवर्स है वो यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है, उनके बीच फैलाव हो रहा है। और थर्ड है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुई थी। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है। गलत इसलिए है क्योंकि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो 20.7 अरब वर्ष पहले नहीं हुई थी, बल्कि वो 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो ये गलत यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इस वजह से जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, स्थल मंडल के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे स्थल मंडल के बारे में बताना है। तो पहला है कि स्थल मंडल की चट्टानें स्यान या चिपचिपी नहीं होती हैं। देखिए ये बिल्कुल सही है, जो स्थल मंडल की चट्टानें जो है वो चिपचिपी नहीं होती हैं और यह ऊपर वातावरण और नीचे दुर्बलता मंडल से घिरा हुआ है। देखिए ये बिल्कुल सही है। स्थल मंडल जो होता है उसमें भूपर्पटी का कुछ भाग होता है और ध्रुवमंडल मंडल का भाग होता है, दोनों को मिलाकर के स्थल मंडल का निर्माण होता है। और थर्ड है कि वे महासागर तल पर नहीं पाए जाते हैं। देखिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। जो स्थल मंडल है ना वो एक स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी की ठोस परपटी या उसी को कठोर बोला जाता है, जो ऊपरी परत होती है उसको स्थल मंडल कहते हैं और वो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की वो पैदली परत से ढका होता है। यहाँ पे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी भी स्थलाकृतियां हैं ये सभी स्थल मंडल में शामिल होती हैं और ये सिर्फ महाद्वीपों पे ही नहीं पाई जाती, महाद्वीपों के अलावा ये महासागरों पे भी पाई जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है। देखिए जो भारत का रूर कहा जाता है वो झारखंड को कहा जाता है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, झारखंड को कहा जाता है। वैसे जो रूर प्रदेश है ये जर्मनी में रूर स्थित है। जो जर्मनी का रूर प्रदेश है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध होने के कारण उसको जर्मनी का रूर कहा जाता है। तो भारत में जो रूर है वो झारखंड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में कौन से कथन जो है सही नहीं है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी की दो गतियां दी गई हैं, एक तो घूर्णन गति है और एक परिक्रमण गति है। देखिए जो घूर्णन गति होती है वो पृथ्वी अपने अक्ष पे ही करती है, घूर्णन अपने अक्ष पे उसका घूमना घूर्णन कहलाता है और परिक्रमण जो होता है वो अपने एक निश्चित परिपथ में जो घूमती है उसको परिक्रमण कहा जाता है। इसमें जो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो चलिए हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला है कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसको परिक्रमण कहते हैं। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसको परिक्रमण नहीं बल्कि इसको घूर्णन कहा जाता है। इस प्रकार ये तो गलत हो गया। सेकंड है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसको घूर्णन कहते हैं। देखिए पृथ्वी जब अपनी कक्षा में घूमती है तो इसको घूर्णन नहीं कहते हैं बल्कि इसको परिक्रमण कहते हैं, क्योंकि जब एक निश्चित परिपथ में घूम रही है तो घूर्णन नहीं बल्कि वो परिक्रमण कहलाएगा। तो सेकंड वाला भी जो है वो गलत हो गया। थर्ड है एक ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को घूर्णन वृत्त कहते हैं। देखिए ग्लोब पर जो भी दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त होता है उसको घूर्णन वृत्त नहीं कहा जाता है। कार ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। उसको कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। ये ध्यान रखिएगा, उसको जो है प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। इस प्रकार जो है ये भी स्टेटमेंट
गलत हो गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन से कारक भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं। देखिए भूमि का जो उपयोग है उसको निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं। देखिए इसमें स्थाकृति भी है, मृदा भी है, जलवायु भी है, खनिज है। ये चारों ही कारण जो है वो मृदा की उपयोग को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार जिसका सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस तिथि को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखिए जो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वो दक्षिणी ध्रुव में जब सूर्य के झुके होने के कारण पड़ती हैं, और ये हमेशा होता है 22 दिसंबर की तिथि को। ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को ये घटना होती है। तो ऑप्शन में तो 22 दिसंबर नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसी तिथि को जो है वो दक्षिण अयनांत कहा जाता है, इस तिथि को, जब मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको इस कथन पे देखना है। तो पहला है कि परपटी सभी परतों में पतली होती है। देखिए बिल्कुल सही, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है सबसे ऊपर तो भूपरपटी होती है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। देखिए जो परपटी होती है वो सभी परतों में सबसे पतली होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि महासागर की परपटी जो है वो मैग्नीशियम से बनी होती है। देखिए ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि महासागर की जो परपटी होती है वो मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसको सियाल भी कहा सॉरी सीमा भी कहा जाता है, इसलिए वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए सही स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड है कि सबसे भीतरी परत जो है वो निकिल व लोहे के से बना क्रोड होता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, जो कोर वाला भाग होता है जिसको क्रोड कहते हैं वो बहुत ठोस भाग होता है और वो निकिल और लोहे का बना होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इस प्रकार जिसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो भू परपटी है, थोड़ा देख लेते हैं, ये जो परपटी है, परपटी जो भी है ये 35 किलोमीटर तक होती है, और ये समुद्र तल में जो है वो 5 किलोमीटर तक होती है। ये भी ध्यान रखिएगा परपटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है। ये जो प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है ये भूस्खलन को रोकने के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। भूस्खलन से बचने का तरीका है प्रतिधारी दीवार बनाना। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर उपस्थिति के सही क्रम का चयन कीजिए। देखिए जो मृदा क्या होता है, तो मृदा जो होता है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है उसी को मृदा कहा जाता है। मृदा जो होता है वो भूमि से निकटता से संबंधित होता है। इसके अलावा जो है जो स्थल रूप होते हैं वो मृदा के प्रकारों को जो है निर्धारित करते हैं। देखिए जो मृदा परिच्छेदिका में जो सही क्रम है वो है ह्यूमस, फिर बालू, फिर अपक्षयी चट्टान, फिर जनक चट्टान। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। देखिए वायुमंडल के निर्माण में कौन सा तत्व जो है वो सहायक नहीं है, उन तत्वों का पहचान करना है। तो पहला है सौर पौने। देखिए सौर पौनों का जो है वो वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में इसका योगदान है, क्योंकि जो पहली अवस्था थी वायुमंडल की जिसको आदिकालिक अवस्था कहा जाता था, उसमें जो भी वायुमंडलीय गैसें थी उनका जो ह्रास हुआ वो सौर पवनों के माध्यम से ही हुआ। जो हमारा पुराना वायुमंडल था वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ था, और इन्हीं सौर पवनों के कारण क्या हुआ, वो पृथ्वी के प्रभाव से जो है वो दूर चले गए। गैस निष्कासन, देखिए जो गैस निष्कासन है इसका भी योगदान है, क्योंकि जो सेकेंड अवस्था हुई, सेकेंड अवस्था में वायुमंडल की जो सेकेंड अवस्था थी उसमें पृथ्वी के भीतर से जो भी निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया, और पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से बृहद मात्रा में गैस व जलवाष्प उत्सर्जित हुए, और इससे जो है वो वर्तमान वायुमंडल का विकास हुआ। तो ये भी है। थर्ड है प्रकाश संश्लेषण। देखिए वर्तमान का जो वायुमंडल है उसमें प्रकाश संश्लेषण का बहुत ज्यादा योगदान है, और जो भी हम देख रहे हैं कि जयमंडल या वायुमंडल की जो भी संरचना हुई वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संभव हो पाई। तो तीनों ही जो है वो योगदान दे रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। देखिए जो मृदा निर्माण का कारक है वो जनक शैल है, जलवायु है, समय है, उच्चावच है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये जो चारों ही दिए गए हैं ऑप्शन ये मृदा निर्माण में सहायक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए मखाना का जो जीआई टैग मिला है, ये बिहार के कुछ जो चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला है, और ये कौन से जगह से मिली हैं। तो देखिए जो मखाना है ये मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला है, तो इसका 2 से मैच हो जाएगा। मगही पान जो है ये नवादा का मगही पान है, और शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, और करतनी धान जो है वो भागलपुर का है। इसके अलावा जो एक और चीज है जिसको बिहार में जीआई टैग मिला है वो है जर्दालू आम। और जो जर्दालू आम है ये जर्दालू आम जो है ये
भागलपुर का है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भागलपुर का जो है वो जर्दालू आम है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और कौन से सही कथन है उसका चयन करना है। देखिए, पर्यावरण क्या, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको वायुमंडल कहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसको वायुमंडल नहीं बल्कि उसको स्थल मंडल कहा जाता है। तो ये गलत हो गया। सेकेंड है कि गैस की परतें जो चारों ओर पृथ्वी को घेरे रहती हैं वो स्थल मंडल कहलाती हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। देखिए, जो पृथ्वी के वायुमंडल है या जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरी है उसको स्थल मंडल नहीं बल्कि उसको वायुमंडल कहा जाता है। तो ये भी जो है स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। थर्ड है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है। देखिए, बिल्कुल सही है, जो पृथ्वी का जल मंडल है उसमें बहुत बड़े भाग पे जल पाया जाता है। पृथ्वी का जो 1/3 भाग है वो जल से ही घिरा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है केवल 3 सही होने की वजह से ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। देखिए, मृदा को संरक्षित करने का उपाय जो है वो मल्चिंग भी है, वेदिका फार्म भी है और समुच्चरेखी जुताई है। परंतु जो एकल कृषि है ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, बल्कि इससे मृदा जो होती है वो उस मृदा का अपरदन होता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का प्रयोग होता है। देखिए, मनुष्य जो है वो एक दिन में औसतन 150 लीटर जल का प्रयोग करता है और वो जो जल का प्रयोग होता है वो सभी चीज़ों में होता है, उसके नहाने में, खाना बनाने में, मतलब खेती करने में, सभी चीज़ें में जल का प्रयोग किया जाता है। परंतु जो दिए गए ऑप्शन में है इसमें फ्लशिंग में जो है सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग होता है। फ्लशिंग में अराउंड 40 लीटर के आसपास जल का प्रयोग हो जाता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए हम 2 स्रोत पर निर्धारित हैं। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत है जिसपे हम आधारित हैं और एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। देखिए, प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है कि जिसमें हम गहरे समुद्र में प्रवेदन करते हैं, खनन करते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये सारे जो है वो प्रत्यक्ष स्रोत हैं। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या हो गया, जो भूकंपी किरणें होती हैं, तरंगे होती हैं, उल्काएं जो हैं, जो भी उल्काएं होती हैं, इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण हो गया और जो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये सारे जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो देखिए, ऑप्शन में देखते हैं खनन और ये ज्वालामुखी उद्गार, ये दोनों ही तो प्रत्यक्ष स्रोत हो गए। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा नहीं है, तो उल्का पिंड जो है प्रत्यक्ष स्रोत है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई की एक अकुशल विधि है। देखिए, सिंचाई की जो अकुशल वृद्धि है, जो अकुशल है, तो पहला है कि बगीचे में पौधे को पाइप से पानी देना। देखो, अगर आप पाइप से पानी दे रहे हैं तो ये सिंचाई की एक अकुशल विधि है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। बौछार जो सिंचाई पद्धति होती है जिसको हम लोग स्प्रिंकल सिंचाई कहते हैं, ये मतलब कुशल विधि है। इसके अलावा जो सुबह सुबह पौधों को पानी दिया जाता है, देखिए पौधों को पानी हमेशा सुबह या शाम में दिया जाना चाहिए, धूप में नहीं देना चाहिए, इसलिए ये भी कुशल विधि है। इसके अलावा जो टपक सिंचाई होती है ये भी जो है ये सही कुशल विधि है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भूकंप लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंग है। देखिए, भूकंप में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से कुछ तरंगे जो है वो उत्पन्न होती हैं, कुछ जो भूकंपी तरंगे होती हैं उनके माध्यम से हम जो भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं वो अप्रत्यक्ष जानकारी कही जाती है। ये तो अप्रत्यक्ष जानकारी में जो भूकंपी तरंगे हैं एक प्रमुख स्रोत है। इसमें क्या होता है कि तरंग निकलती है, एक तो पी तरंग निकलती है जिसको प्राइमरी तरंग कहते हैं, कि एस तरंग निकलती है इसको सेकेंडरी द्वितीय तरंग कहते हैं। इसके अलावा एल तरंग निकलती है, इसको लव वेव कहा जाता है। इसके अलावा धरातली तरंगे होती हैं। देखिए, जो सबसे अंत में अभिलेखित होती है वो धरातली तरंग होती है, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा, धरातली तरंगे। देखिए, धरातली तरंगे जो होती हैं ये बहुत ही विनाशकारी तरंगे होती हैं। इनमें जो भी बड़ी बड़ी सेल, बड़ी बड़ी इमारतें जो विस्थापित होती हैं धरातली तरंगों के कारण ही विस्थापित होती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है। देखिए, पृथ्वी के ऊपर से अगर हम वायुमंडल की तरफ जाएंगे तो हमें बताना है कि क्रम क्या आएगा वायुमंडल का। देखिए, सबसे पहले तो क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल के अलावा फिर समताप मंडल आएगा, समताप मंडल के अलावा मध्यमंडल आएगा, फिर बहिमंडल आएगा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए, क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में जो भी वायुमंडलीय घटनाएं घटती हैं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला, ये सारी जो है वो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल जो होता है ये मेघ रहित होता है, इसमें मेघ नहीं होते हैं। इस कारण से जो एरोप्लेन या हवाई जहाज को जो उड़ाया जाता है वो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल में जो भी वेव्स होती हैं जिनको हम दूर संचार के लिए भेजते हैं वो सारी चीजें मध्य मंडल में जाती हैं। मध्य मंडल का ही भाग जो है
आयन मंडल इसी में आता है। इसके अलावा बहिर्मंडल होता है, सबसे बाहरी भाग जो होता है वो बहिर्मंडल होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, अपमार्जक प्राणियों में शामिल है। देखिए जो अपमार्जक प्राणी है, अपमार्जक प्राणी हमेशा क्या करते हैं, जो मृत जीव जंतु होते हैं, जो सड़ गल जाते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें जो है गिद्ध एक जो है वो प्रमुख अपमार्जक प्राणी है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, गिद्ध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। साइट्स एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है। देखिए ये जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है इसका फुल फॉर्म होता है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय। इसमें क्या होता है कि विभिन्न देशों की सरकारों के बीच ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य जीव और जो पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उनके अस्तित्व को कोई खतरा ना हो। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उससे जो पौधे या जो जीव जंतु हैं जिसमें शामिल है उनके अस्तित्व पे कोई खतरा ना उत्पन्न हो। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, ये वन्य जीव के व्यापार से संबंधित है। देखिए वर्तमान में क्या है कि भारत में जैसे भालू हो गया, डॉल्फिन हो गया, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड, ये सारे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इसके तहत संरक्षित हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राइन घाटी और वासजेस पर्वत उदाहरण है। देखिए यूरोप की जो राइन घाटी और वासजेस पर्वत हैं ये तीनों भ्रंशोद पर्वत अर्थात ब्लॉक माउंटेन जिसको कहा जाता है, ये ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए पर्वत जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो वलित पर्वत होता है और एक ज्वालामुखी पर्वत होता है और एक जिसको ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोद पर्वत कहते हैं, एक ये होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 काल्डेरा पद संबंधित है। देखिए जो काल्डेरा पद संबंधित है ये ज्वालामुखी संबंधित, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ज्वालामुखी से संबंधित। इसमें क्या होता है कि ये सबसे अधिक विस्फोटक होते हैं, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि इनमें विस्फोट होता है तब ये इतना ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय ये स्वयं नीचे ही धस जाते हैं। तो जो धसा हुआ जो गर्त होता है जहाँ पे लावा गिरने से जो बड़ा गड्ढा बन जाता है उसी को ज्वालामुखी कुंड या उसी को कॉल्डेरा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप समूह जो है, दक्कन ट्रैप सेल समूह वो किस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार का परिणाम है। देखिए हमारा जो दक्कन ट्रैप है वो प्रवाह, ज्वालामुखी का जो लावा है वो प्रवाह का परिणाम है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है। देखिए जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है जहाँ पे कभी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जो एशिया है, इन सभी का जो विस्थापन हुआ है इसके लिए कुछ प्रमाण है। माना जाता है कि पहले जो थे ये सभी एक थे, कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके कारण इनका विस्थापन हुआ। तो इसके लिए जो प्रूफ दिया जाता है उसमें जीवाश्मों का वितरण भी है, महासागरों में चट्टानों की आयु में समानता है और टिलाइट, इन तीनों के कारण ही कहा जाता है कि ये जो पहले जितने भी महाद्वीप हैं वो पहले एक थे जिनको पेंजिया कहा जाता था। तो इस क्रम में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है। देखिए खनिज भंडार में अगर हमको पहुंचना है उसके लिए जो भी हम वेधन करते हैं, खनन करते हैं, वो जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है कूपकी खनन। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, कूपकी खनन। देखिए जो कूपकी खनन होता है वो बहुत ही गहरा वेधन होता है, इसे बहुत अधिक गहराई में इसके द्वारा खनन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है। देखिए सेलें जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, एक तो आग्नेय सेल होती है और एक औषधि सेल होती है और एक जो है वो रूपांतरित सेल है, उसको कायांतरित सेल कहा जाता है, वो होती है। देखिए आग्नेय सेल जो होती है इसमें जीवाश्म रहित होती है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और औषधि सेल जो है इसके अपरदन से, अपक्षय और अपरदन से इसका निर्माण हुआ है, इसमें जो है वो जीवाश्म पाए जाते हैं। और रूपांतरित सेल जो है तो वो जब इनका अपरदन होता है तो रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। तो इसका उदाहरण कौन सा है हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट जो है रूपांतरित सेल का उदाहरण, का सही जवाब ए हो जाएगा। चूना पत्थर जो है ये औषधि सेल का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा, ये औषधि सेल का उदाहरण है। इसके अलावा जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पटल विरूपण के संबंध में सत्य है। देखिए पटल विरूपण जो बल होता है इसमें क्या होता है कि ये पृथ्वी के जो भी ज्वालामुखीता या जो भी अंतर्जनित भू प्रक्रियाएं होती हैं उससे संबंधित बल होता है। उसमें जो है वो पृथ्वी का जो भी पटल है उसके रूप को चेंज करता है, यानी ऐसा बल जो पृथ्वी का जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, कहीं पे पर्वत बना दे, कहीं पे पहाड़ बना दे, कहीं पे घाटी बना दे।
तो इन सभी को से संबंधित जो बल होता है उसको पटल विरूपण बल कहा जाता है। तो वो ये जो बल होता है ये परिवर्तनीय, भूकंप और महाद्वीपीय रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य, असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए, मध्य महासागरीय कटक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों की एक परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला का निर्माण करती है। देखिए बिल्कुल सही है, जो मध्य महासागरीय कटक होते हैं वो महासागरों के भीतर ही जो एक जुड़ी पर्वत श्रृंखला होती है उसी को जो है वो मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। सेकंड है कि महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच संक्रमण का निर्माण करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, जो महाद्वीपीय सीमा होती है ये महाद्वीपीय तटों और जो समुद्र बेसिन होते हैं इसके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको महाद्वीपीय सीमा कहा जाता है। थर्ड है कि वितलीय मैदानों को कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए इसका ये जो डेल्टा है ये त्रिभुजाकार डेल्टा है, त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करते हैं। और जो भारत का सुंदरबन डेल्टा है इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो इसी डेल्टा में शामिल है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है और पीसीकल्चर जो है वो मत्स्य पालन को कहा जाता है। विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है और हार्टिकल्चर में फूलों और सब्जियों की खेती की जाती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, नजका प्लेट अवस्थित है। देखिए जो हमारा भूपर्पटी है यानी जो हमारा पृथ्वी है वो कहा जाता है कि वो 7 मुख्य प्लेटों से बनी है। इसके अलावा कुछ जो है वो छोटी मोटी प्लेटों से इसका निर्माण हुआ है। तो देखिए ये जो नजका है ये छोटी प्लेट है और ये किसके मध्य अवस्थित है, तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच अवस्थित है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश हैं। तो ये जो फसल है वो किसके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए ये जो फसल बात किया जा रहा है ये बात किया जा रहा है मिलेट या कंदन जिसको नाम दिया गया है मिलेट के बारे में। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, जिसको हम लोग मोटे अनाज भी कहते हैं। इस मोटे अनाज में क्या होता है, तो बाजरा होता है, रागी होती है, ज्वार होता है और इसके अलावा सावा होता है, कोदो होता है। ऐसे ही अन्य फसलें का जो नाम है वो मोटे अनाज में कहा जाता है। उनको क्या कहा, उनके लिए होता है कि उनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, उनको ज्यादा उर्वरक डालने की भी जरूरत नहीं होती है और इनका पैदावार भी अच्छा खासा होता है। इसके अलावा इसका जो पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है। देखिए जो हमारे वायुमंडल में है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। इसमें जो सर्वाधिक पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन पाया जाता है, 21% तो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा 0.9% ऑर्गन पाया जाता है और अन्य गैसें जो होती हैं वो 0.1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। उसी अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है और इसके अलावा मीथेन हो गया, जलपास्प हो गया, नियान हो गया, ऐसे ही जो शेष गैसें हुए वो 0.1% में पाई जाती हैं। इसका जो सही जवाब होगा सबसे कम मात्रा में दिए गए ऑप्शन में ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए बिहार के विधान परिषद का जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो देवेंद्र चंद्र ठाकुर किए गए हैं। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, देवेंद्र चंद्र ठाकुर। ये जो है वो जदयू नेता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति करता है। देखिए जो टिस्को है जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1907 में किया गया था और ये इसकी स्थापना हुई थी झारखंड में खरकई और स्वर्ण रेखा के संगम के पास स्थित साक्षी में हुआ था। बाद में इसी साक्षी का जो है नाम बदल करके झारखंड कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे इसके निर्माण करने का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था झरिया कोयले के क्षेत्र की वजह से इसको जो है वहां पे स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दर के निर्धारक हैं। देखिए जो प्राकृतिक वृद्धि दर होता है, प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब होता है जब किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर जो होता है उसी को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो जन्म दर और मृत्यु दर, ए और 1 और 2 सही होने की वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द है।
देखिए जो मानसून शब्द बना है वो अरबी भाषा का मौसम शब्द से बना है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है, तो उसका सही जवाब बी हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। रूपांतर सीमा वह स्थान है। देखिए पृथ्वी की जो प्लेटों की गति होती है, उन गतियों के आधार पर 3 प्रकार की सीमा निर्धारित होती है। एक तो है जिसको हम लोग अभिसारी सीमा कहते हैं, एक है अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा में क्या होती है, प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर के मिलती हैं। इससे क्या होता है कि जो भी पर्वत का निर्माण होता है इस सीमा से होता है। इसके अलावा एक अपसारी सीमा होती है। अपसारी सीमा में क्या होती है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो बीच में टेंशन क्रिएट होता है, इसके कारण जो है जो भी स्थलाकृति बनती है। थर्ड होता है रूपांतरित सीमा। रूपांतरित सीमा में क्या होता है कि ये प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के समांतर चलती हैं, इसमें तो ये किसी का भी विनाश नहीं करती है और ना ही कोई चीज का इससे निर्माण होता है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा रूपांतर सीमा वह स्थान है जहाँ पे भू परपटी का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा का प्रकार है। देखिए जो हमारे हिमालय पर्वत है उसके साथ जो भारतीय प्लेट की सीमा जुड़ी हुई है वो प्रकार है महाद्वीपीय अभिसमय का। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, महाद्वीपीय अभिसमय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है। देखिए अनाच्छादित जो प्रक्रिया होती है, देखिए जो अनाच्छादित प्रक्रिया होती है, अनाच्छादित का अर्थ ही होता है कि निरावृत करना, अर्थात ऊपर से जो भी आवरण है उसको हटाना। तो आवरण कैसे हटेगा, अपक्षय के माध्यम से हटेगा, बृहद क्षरण के माध्यम से हटेगा, संचलन के माध्यम से हटेगा, अपर्दन के माध्यम से हटेगा या अपरिवहन के माध्यम से हटेगा। देखिए ऑप्शन में अपचयन भी है, बृहद संचलन, ये सारे तो आच्छादन की प्रक्रिया है, परंतु जो प्रक्रिया नहीं है वो है ज्वालामुखीयता। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ज्वालामुखीयता। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। योडो नदी अवस्थित है। देखिए जो योडो नदी है ये कहाँ पे अवस्थित है, तो योडो नदी जो है ये जापान की एक महत्वपूर्ण नदी है, ये ध्यान रखिएगा, ये जापान की एक महत्वपूर्ण नदी है और ये होन्शु द्वीप पर है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, होन्शु द्वीप पर जो है योडो नदी है। जो जापान का ओसाका है, जिसको हम लोग जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये इसी योडो नदी के किनारे ही अवस्थित है और योडो नदी से जो उसको जलापूर्ति होती है ओसाका को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है विषम पद की पहचान करनी है। देखिए विषम पद बताना है कौन सा जो है वो पद विषम है। तो देखिए ये घोल रंध्र, देखिए घोल रंध्र जो है, घोल रंध्र को ये काष्ठ स्थलाकृति है। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का छिद्र होता है जो ऊपर से वृत्ताकार वो नीचे कीप की आकृति का होता है और इसके क्षेत्रीय विस्तार जो होता है वो कुछ वर्ग मीटर और हेक्टेयर तक हो सकता है और ये गहरा भी होता है, 30 मीटर के राउंड ये गहरा होता है। तो ये जो घोल रंध्र है ये काष्ठ स्थलाकृति है, ध्यान रखिएगा। और जो मोनाडोक है, मोनाडोक जो है ये पृथक पहाड़ी है। यहाँ पे क्या होता है कि पृथक पहाड़ी जो भी आसपास के क्षेत्र होते हैं वो सामान्य स्तर से थोड़ा ऊंचा उठ जाते हैं, जिसको मोनाड नोक कहा जाता है। और जो संप्राय मैदान होते हैं ये समुद्र तल के निकट स्थित मैदान है जिसका निर्माण जो है वो नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। देखिए ये दोनों जो है वो स्थलीय स्थलाकृति है, परंतु जो घोल रंध्र है ये काष्ठ स्थलाकृति है, इसलिए जो ए होगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये विषम पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। देखिए जो भी जलवायु है, जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारण होते हैं वो ऊंचाई भी होता है, समुद्र से दूरी होता है, उच्चावच भी होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे जो स्टेगलेटाइट है ये सारी जो स्टेगलेटाइट है, स्टेगलेमाइट है, ये जो है ये काष्ठ स्थलाकृतियों के उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं। स्टेगलेटाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो स्टेगलेटाइट होता है ये हिम स्तंभ यानी ऊपर से लटकता हुआ काष्ठ स्थलाकृति है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है स्टेगलेमाइट कंदराओं के फर्श के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। जो स्टेगलेमाइट होता है ये कंदराओं से जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये स्टेगलेमाइट होता है। और स्टेगलेटाइट तथा स्टेगलेमाइट के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनते। देखिए गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जहाँ पे भी स्टेगलेटाइट और स्टेगलेमाइट आपस में मिलते हैं वहीं पे जो है वो कंदरा का निर्माण होता है। तो इसका जो असत्य कथन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही है। मौसमी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती, देखिए बिल्कुल सही है। जो भी मौसमी घटनाएं हैं ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होती है, समताप मंडल में नहीं घटित होती है। समताप मंडल जो होता है वो मौसमी घटनाओं से रहित होता है, अर्थात वहाँ पे जो है वो मेघ का निर्माण नहीं होता है। इसी वजह से जो वायुयान को उड़ाया जाता है वो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। थर्ड है कि आयन मंडल
बहिर्मंडल का एक भाग है। देखिए जो आयन मंडल है वो बहिर्मंडल का भाग नहीं है, बल्कि बहिर्मंडल तो खुद वायुमंडल का सबसे अंतिम मंडल है, लास्ट वाला मंडल है। आयन मंडल जो है ये तापमंडल का भाग है, इस वजह से ये थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 और 2 के सही होने से जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अवध बिहारी चौधरी। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, अवध बिहारी चौधरी। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, गिरी श्रृंग और सिरेटेड कटा शब्द संबंधित है। देखिए ये जो संबंधित है ये अपर्दित स्थल रूपों से संबंधित है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। जो भी स्थल रूप होता है, जो शीर्ष का भाग होता है, उसको गिरी श्रृंग कहा जाता है या उसी को हॉर्न कहा जाता है, और जो नीचे का भाग होता है उसको जो है सिरेटेड कटक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था। देखिए जो पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र है वो स्थापित किया गया था फ्रांस में, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, फ्रांस में स्थापित किया गया था, ये 1966 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, प्लाया पाए जा सकते हैं। देखिए प्लाया जो है ये एक तरीके से ये जो मरुभूमि होती है, जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तानों के पास ये एक उबड़ा खबड़ा या उथला एक जगह होता है जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जिसको झील का निर्माण हो जाता है, जिससे उस एरिया में, उसी को प्लाया कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, रेगिस्तानी एरिया में जो है वो प्लाया का निर्माण होता है। और ये प्लाया क्या होता है कि यहाँ पे अल्प समय के लिए ही पानी भरा होता है और उसमें जो है वो वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये जो प्लाया वाला एरिया होता है ये लवणों से समृद्ध क्षेत्र होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, पश्चिमी और पूर्वी पौने हैं। देखिए जो पश्चिमी और पूर्वी पौने हैं ये अस्थाई पौने के उदाहरण है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अस्थाई पौने। देखिए जो पौने हैं, पौने 3 प्रकार की होती है, एक तो अस्थाई पौने होती है जिनको व्यापारी पौने जैसे पश्चिमी पूर्वी पौने आती हैं। इसके अलावा मौसमी पौने होती है। मौसमी पौने क्या होती है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवन, जो भारत की मानसूनी पवन है ये मौसमी पवन के उदाहरण है। इसके अलावा स्थानीय पवनें होती हैं। स्थानीय पवनें क्या होती हैं कि किसी छोटे क्षेत्र में किसी वर्ष भर या कुछ समय के लिए ये चलती हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं जो भी समुद्री समीर या स्थलीय समीर जो चलता है उसी को स्थानीय पवनें कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है। देखिए जो मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है ये थोरियम से समृद्ध होती है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, थोरियम। और ये भारत में कहाँ पे पाया जाता है, तो ये केरल और कुछ जो है वो जम्मू कश्मीर के एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल होती है कहलाती है। देखिए जो गहरी घाटी जिसकी विशेषता क्या है, सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल, ये कहलाती है कैनियन, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, कैनियन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहाड़ी जलधाराओं के चट्टानी तलों पर निर्मित गड्ढे, देखिए पहाड़ी जो जलधाराएं होती हैं, जलधाराओं के जो भी चट्टानी तल होते हैं वहाँ पे जो गड्ढे निर्मित होते हैं उनको जल गर्तिका कहा जाता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। इसके अलावा जलप्रपात के आधार पर गहरे व बड़े गड्ढे को अवनमित कुंड कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। थर्ड है, उच्च स्थलों से बहती हुई धारा गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है जिसको जलोढ़ पंख कहा जाता है। देखिए बिल्कुल सही है, ये तीनों जो है वो सही सुमेलित है, इसके लिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात जो तीनों ही हैं वो सही सुमेलित है, गलत कोई है नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए जो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन है ना, इनको मानसूनी वन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन जो होते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में तो देखिए दक्षिणी चीन दे रहा है, दक्षिण पूर्व ब्राजील दे रहा है, न्यूजीलैंड दे रहा है, इस वजह से ऑप्शन में तो कोई भी सही नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए कुछ घास स्थल दिए हुए हैं और वो कहाँ पे घास स्थल पाए जाते हैं, उनका स्थान है। देखिए जो लानोस है, लानोस जो है ये उष्ण कटिबंधी घास का स्थल है और ये पाया जाता है वेनेजुएला में। वेल्ड जो है, वेल्ड शीतोष्ण घास का स्थल है और वेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी जो है, स्टेपी ये भी शीतोष्ण घास का स्थल है स्टेपी, और ये पाया जाता है मध्य एशिया में। और कंपोज जो है ये उष्ण कटिबंधी घास का स्थल है और ये पाया जाता है ब्राजील में। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, समताप
मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है? देखिए जो समताप मंडल है, समताप मंडल सबसे नीचे तो पाया जाता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल मेनली 18 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है और 18 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर तक का एरिया होता है वो समताप मंडल का होता है। समताप मंडल में क्या होता है, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जो भी मौसमी घटनाएं से रहित होता है, तो परंतु फिर भी जो समताप मंडल है वो गर्म होता है। तो समताप मंडल गर्म कैसे हो रहा है? तो इसका कारण है कि यहाँ पे समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। ओजोन क्या होता है? तो ओजोन एक असामान्य प्रकार का ऑक्सीजन अणु होता है, ठीक है। यहाँ पे ओजोन की प्राप्ति होती है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। ओजोन जो होता है वो समताप मंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये काफी गर्म करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको ओजोन जो है वो सोख लेता है और उसी से जो है वायुमंडल गर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? देखिए जो भी सौर विकिरण आता है और एक जाता है, जाने वाले को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। जो भी पृथ्वी गर्म होती है, गर्म होने के बाद जो अपनी किरणों को वापस भेजती है अंतरिक्ष में, उसको पार्थिव विकिरण के रूप में भेजती है। और जो सूर्य की किरणें आती है पृथ्वी पर, उसको आवक विकिरण कहा जाता है। जो आने के लिए तो आने देती है, परंतु जाने में क्या करती है, उसको रोक देती है, बीच में पर्दा लगा देती है, मतलब अपारदर्शी, उनको बाहर नहीं जाने देती है। वो कौन सी गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसके बाद से ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, उसके बाद से 0.9% तक तो ऑर्गन पाया जाता है। उसके अलावा जो 0.1% इसी में अन्य गैसें आती हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड आता है। फिर भी जो है ये पृथ्वी को जो ग्रीन हाउस गैस हो रहा है, जो पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से बिहार के किस साहित्यकार को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए जो बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है, ये बिहार के 2 व्यक्तियों को दिया गया है। वो 2 व्यक्ति कौन है? तो एक तो है जफर कमाली और दूसरे हैं डॉक्टर वीरेंद्र झा। ये दोनों लोगों को दिया गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? देखिए जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जो अर्थ के बीच अर्थ से गुजरता है। सबसे बीच में तो भूमध्य रेखा आती है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो है नॉर्थ में ये कर्क रेखा होता है, और साउथ में जो 23.5 डिग्री जो साउथ है, यहाँ पे ये मकर रेखा होती है। जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरता है? तो देखिए जो कर्क रेखा है ना, ये 16 देशों से गुजरता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वो 3 महाद्वीपों से गुजरता है और 6 जल निकाय से जो है वो गुजरता है। तो ऑप्शन में मॉरिटानिया, बहामास, सऊदी अरब, तीनों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के क्रम में हिमालय की चोटियों के सही क्रम को दर्शाता है? देखिए हिमालय की चोटियां हैं और उनकी ऊंचाई के क्रम में देखते हैं सबसे ऊंची कौन है, उसके बाद से कौन सी है। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाई जाती है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। इसके अलावा जो है कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो है वो भारत में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर है। इसके अलावा जो धौलागिरी है, धौलागिरी जो है वो भी नेपाल में पाया जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,172 मीटर है। और जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जो है वो भारत में पाया जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,126 मीटर है। इस प्रकार जो सही क्रम होगा वो माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? देखिए जो पश्चिमी घाट की जो चोटी नहीं है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है ये पश्चिमी घाट की चोटी नहीं है, बल्कि ये पूर्वी घाट की चोटी है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसके अलावा जो अनाईमुड़ी हो गया, दोदा बेट्टा हो गया, ये सारी पश्चिमी घाट की चोटियां हैं। देखिए जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है और पूर्वी घाट के 600 मीटर की जो औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट में जो है 900 से 1600 मीटर तक के ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट में क्या होता है कि पर्वत ज्यादा ऊंचे हैं, पूर्वी घाट में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पर्वत हैं। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो सतत नहीं है, पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो सतत नहीं है, वो अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने उनको क्या किया है, काट दिया है। पश्चिमी घाट में क्या होता है कि पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र पवनों के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। तो पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय भाषाओं के नाम, स्थानीय नामों से भी उनको जाना जाता है। और जो पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। और इसके जो सबसे प्रमुख शिखर हैं हमने देख ही लिया, अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए जो पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा जो है प्राप्त करती है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो बिहार में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए बिहार जो है वो देश में जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पे ही, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंगानुपात में गिरावट देखी गई है। देखिए ये बिल्कुल सही है। जो 2001 की जनगणना है उसमें उसकी तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में जो है उनके जो लिंगानुपात है उसमें गिरावट देखी गई है। थर्ड जो है कि वर्ष 2001 से 11 के दौरान महिलाओं की साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम थी। देखिए गलत स्टेटमेंट है। ये जो महिलाओं की पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की वृद्धि दर है वो कम नहीं है बल्कि वो अधिक है। इस वजह से थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उपकरण है। देखिए द्वितीयक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं। एक को तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है और एक तृतीयक क्षेत्र होता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका सीधे उपयोग हम अपनी गतिविधियों में करते हैं, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य हो गया, वानिकी हो गया, डेयरी हो गया, ये सभी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। इसके अलावा जो द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र में जहाँ पे उद्योग आते हैं, इसको विनिर्मित क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होता है कि चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, तैयार उत्पाद यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो काम करने वाले वर्कर होते हैं ना द्वितीय क्षेत्र में, उनको ब्लू कॉलर कहा जाता है, और जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको रेड कॉलर कहा जाता है। और थर्ड जो होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है। उसका काम क्या होता है कि जो भी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है इनके विकास में योगदान देना। तो विकास में योगदान कैसे देगा, तो उनके लिए जो है बैंकिंग सुविधाएं लाएगा, बीमा लाएगा, वित्त लाएगा, संचार लाएगा, वाणिज्य लाएगा, प्रशासन लाएगा। ये सारी चीजें जो है तृतीय क्षेत्र में होती है। जो तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं ना उनको व्हाइट कॉलर कहा जाता है, उनको जो है व्हाइट कॉलर कहा जाता है। देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इसमें जो है ये औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वानिकी जो है ये तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, और प्रशासन, बैंकिंग, वित्त, ये तीनों जो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र से कोई भी यहाँ पे संबंधित नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण क्या है। देखिए भूमध्य रेखा के बजाय जो है वो उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पे जो उच्चतम तापमान होता है उसका कारण क्या है। देखिए जो उसका कारण है, देखिए जो तापमान का मुख्य कारण है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा की तुलना में जो है कम मेघ का होना। इसका सही जवाब ई हो जाएगा। देखिए भूमध्य रेखा पे मैक्सिमम मेघ पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर विषुवत रेखा पर वो कम मात्रा में सूर्य ताप अधिक प्राप्त हो जाता है। परंतु जो भूमध्य रेखी क्षेत्र के जो ऊपर जो उपोष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है वहां पे मेघों के रहित होने से, वहां पे मेघ न पाए जाने की वजह से जो सूर्य ताप की मात्रा है वो अधिक होती है, वो ज्यादा गर्म होता है। इस वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, पर्वतीय वनों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो गलत है। तो पर्वतीय वनों के बारे में देखते हैं। पहला है कि ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। पर्वतीय वन जो होते हैं वो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। पाइन एवं वर्च, इन वनों का जो सामान्य वृक्ष है, बिल्कुल सही जवाब है। जो पर्वतीय वन होते हैं वो पाइन होते हैं, वर्च होते हैं, इसके अलावा सिल्वर फर होते हैं, जूनिपर होते हैं। और थर्ड जो है कि इनका उपयोग पशुचारण के लिए गुज्जर घुमक्कड़ जनजातियों द्वारा किया जाता है। देखिए गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इन जनजातियों के द्वारा जो पशुचारण के लिए किया जाता है वो अल्पाइन घास के मैदान का किया जाता है, ना कि पर्वतीय वनों का। इसलिए जो गलत जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिला वो दूसरे स्थान पर रहा है। देखिए जो वेयर हाउसिंग के मामले में जो सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है बिहार में वो हुआ है पटना को। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पटना। और ये जो रिपोर्ट जारी करता है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए अक्षांश जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसके जो समांतर रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और जो वर्टिकल रेखाएं होती हैं, वर्टिकल रेखाएं, इनको जो है वो देशांतर कहा जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं,
सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, जो भी अक्षांश रेखाएं होती हैं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। सेकंड है, दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। देखिए बिल्कुल सही है, जो भी देशांतर रेखाएं हैं ना, जो वर्टिकल रेखाएं हैं, इनकी जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम होती है और ध्रुवों पर ये सबसे कम होती है, वहां पे ये मिल जाते हैं, तो वहां पे दूरी जो होती है वो 0 होती है। थर्ड है, सभी देशांतर ध्रुवों के समांतर होते हैं। देखिए बिल्कुल गलत है, देशांतर जो है वो ध्रुवों के समांतर नहीं होते हैं, बल्कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों पर आकर के मिल जाती हैं, तो इसलिए जो असत्य कथन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में 82.5 डिग्री को अपनाने का मानक यामोत्तर के रूप में क्या कारण था। देखिए जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री को अपनाया गया है, तो इसको अपनाने के पीछे रीजन क्या था। तो देखिए जब भी हम कोई भी देश जब मानक समय को अपनाता है तो उसके लिए वो देखता है कि जो भी अक्षांश को वो चुन रहा है वो 150 डिग्री या 7 डिग्री 30 मिनट से वो डिवाइड हो जाए, इससे विभाजित होगा तभी उसको अपनाएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि इनके बीच का जो भी समय आएगा वो 1 घंटे या आधे घंटे के गुणक के रूप में बताया जा सकता है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मानक यामोत्तर जो है वो 7 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर चुना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, औषधि पादपों के संदर्भ में विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। देखिए सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये जो सर्पगंधा है ये केवल भारत में ही पाया जाता है और ये ब्लड प्रेशर के निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड है जामुन के पाउडर, जो जामुन के बीज के पाउडर का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। और थर्ड है, कचनार की कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती हैं। देखिए जो कचनार की कलियां होती हैं उनकी जड़ें, ये दोनों जो है वो पाचन संबंधी के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए तीनों ही जो है वो सही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है। देखिए पृथ्वी की वक्रता के कारण जो सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है वो अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अक्षांश। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में कहां तक देश के मध्य से होकर गुजरती है। देखिए जो कर्क रेखा है वो पश्चिम में कच्छ के रण से और पूर्व में ये मिजोरम तक, पूर्व में जो है ये मिजोरम तक है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा साझा करता है। देखिए भारत के साथ जो सबसे अधिक सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है वो 4096 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे चीन है, चीन जो है सेकंड नंबर पे है और ये जो सीमा साझा करता है वो 3917 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और थर्ड पे जो है वो पाकिस्तान सीमा साझा करता है और पाकिस्तान जो है वो 3310 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए जो दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है पूर्वी चंपारण को, पूर्वी चंपारण को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन में तो पूर्वी चंपारण नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कोरियोलिसिस बल वस्तु की धुरी के लंबवत होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए जो कोरियोलिसिस बल है ये एक आभासी बल होता है और ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है ये बल उत्पन्न होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी हवाएं होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा जो है वो बदल देती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात जब पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है उसी कारण जो बल उत्पन्न होता है, जो लंबवत बल लगता है उसी को कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, नल्ला माला, जवादी, वेलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां ये हैं। देखिए ये जो भी है ये औशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, औशिष्ट पर्वत। देखिए ये जो दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में जो भी औशिष्ट पहाड़ियां हैं उनका ये नाम है, नल्ला माला, जावादी, वेलीकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसको ITCZ कहा जाता है की स्थिति मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है। देखिए बिल्कुल जो है मौसम को प्रभावित करता है, क्योंकि जो ITCZ है ये समय समय पर क्या होता है, खिसकता रहता है, विस्थापित होता रहता है। इसकी वजह से जो भी मौसम होता है मौसम पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को ये जो प्रभावित करता है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है,
चिल्का झील जहाँ ये कहाँ पे पाया जाता है, ये उड़ीसा में पाई जाती है। तो चिल्का झील के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। तो ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। देखिए बिल्कुल सही है, जो चिल्का झील है ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है और इसे जो है वो वर्ष 1991 में रामसर अभिसमय के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय मरुभूमि के रूप में नामित किया गया था। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो पहला वेटलैंड बना था भारत में वो चिल्का झील बना था और ये 1981 में बना था। थर्ड है कि झील के भीतर स्थित नलबाना द्वीप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। देखिए बिल्कुल सही है, ये जो नलबाना द्वीप है ये इस चिल्का झील के पास ही स्थित एरिया है और इसको जो है 1972 के तहत जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। भाबर के विषय में कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो देखिए भाबर जो एरिया होता है ये 8 से 10 किलोमीटर का एरिया होता है और यहाँ पे क्या होता है कि एक चौड़ी पट्टी होती है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का जमा होता है और यहाँ पे जो भी नदियाँ पर्वतों से उतरती हैं वो यहाँ पे विलीन हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनके कारण वो नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। भाबर के बाद जो तराई वाला एरिया आता है, तराई वाले एरिया में नदियाँ जो है वो पुनः जो विलुप्त हुई रहती हैं वो पुनः दिखाई देने लगती हैं। भाबर की तुलना में देखिए तराई वाला जो एरिया होता है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है और वहाँ पे जो है वनों जो भी प्राकृतिक वन है वो बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह शिवालिक गिरिपात के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी वाला क्षेत्र, देखिए बिल्कुल सही है, भाबर जो है वो चौड़ी पट्टी वाला क्षेत्र है। सेकंड है पर्वतों से निकलने वाली नदियां और क्षेत्रीय नदियां इस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है। देखिए गलत हो गया, यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि पुनः प्रकट नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पे जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। प्रकट तो वो होती है तराई वाले एरिया में। थर्ड है कि यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियां प्रचुर मात्रा की होती है। देखिए ये भी गलत है, यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। प्रचुर मात्रा में जो वनस्पतियां होती हैं वो तराई वाले एरिया में होती हैं और तराई वाले एरिया में ही जो नदियां विलुप्त हुई थी वो पुनः प्रकट भी होती हैं। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा 87 का वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विमान पत्तन पर बिहार सरकार ने वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स है अपना हिस्सा कम कर दिया है। देखिए जो बिहार सरकार है उसने गया पत्तन जो गया पोर्ट है वहां पे वैट को कम कर दिया गया, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। वहां पे जो है वैट 29% था पहले, अब घटा करके जो है वो 4% कर दिया गया है। इसके पीछे करने का कारण ये है सरकार का कि सरकार चाहती है कि जो भी गया वाला एरिया है वहां पे देसी विदेशी पर्यटकों को बड़ी संख्या में बुलाया जा सके, बड़ी संख्या में पर्यटक आए, जिससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा यात्रियों की जब आवाजाही होगी उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सिंधु नदी की सबसे सहायक नदियों में से कौन सी नदी कश्मीर क्षेत्र में इससे नहीं मिलती है। देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर के निकट तिब्बत में है और ये नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए ये लद्दाख की श्रेणी को काटते हुए ये जम्मू कश्मीर और गिलगित के समीप एक दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं तीनों ही इसकी सहायक नदियां हैं, दास, चेनाब, सतलुज, परंतु ये कश्मीर में इनसे नहीं मिलती हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। देखिए जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है वो कावेरी नदी बनाती है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी पे जो जलप्रपात है उसको शिव समुद्रम जलप्रपात कहा जाता है और जो कावेरी नदी का उद्गम है ये ब्रह्मगिरी श्रृंखला से होता है, जो पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रृंखला है वहां से ये नदी निकलती है और ये जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अनन्य क्षेत्र की सीमा तट से समुद्र की कितने समुद्री मील तक विस्तृत है। देखिए जो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये 200 नॉटिकल मील तक है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील। देखिए ये जो सीमा होता है वहां पे जो भी तटीय राज्य होते हैं उनको अन्वेषण करने और उस क्षेत्र में जो भी संसाधन है, चाहे वो जीवित संसाधन है या गैर जीवित संसाधन है, उनका दोहन करने, संरक्षण करने, उनका प्रबंधन करने, इन सभी का अधिकार जो है उन राज्यों को होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है। देखिए जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है? देखिए जो विवर्तनिक गतिविधि के द्वारा निर्मित झील है वो वुलर झील, इसका सही जवाब ए हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है और ये मीठे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला और देश का सबसे लंबा रबर डैम है जिसका उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया है? देखिए करंट का क्वेश्चन है। अभी बिहार में हाल ही में जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने गयाजी डैम का उद्घाटन किया है और इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा गयाजी डैम। ये जो गयाजी डैम है ये फाल्गु नदी पे है, ये भी ध्यान रखिएगा, फाल्गु नदी पे बना हुआ डैम है, ये रबड़ का डैम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? देखिए भारत के 5 राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नदियों का अपवाह मार्ग सबसे लंबा है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तथा ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं? देखिए जो नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। और ऐसी जो नदी है वो नर्मदा और ताप्ती है, दोनों ही नदियां हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। महानदी और गोदावरी ये दोनों डेल्टा बनाती हैं और ये दोनों जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है। देखिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया पश्चिमी तटीय मैदान जो होता है वहां पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तो डेल्टा का निर्माण नहीं होने का जो कारण है वो कारण है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो सकरा और तीव्र ढाल होता है वहां पे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा कि सकरा और तीव्र ढाल होने के कारण वहां पे डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। डेल्टा का निर्माण होने के लिए मंद ढाल की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की अपवाद द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है? देखिए जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी द्रोणी है वो गोदावरी की है, सही जवाब इसका डी हो जाएगा गोदावरी। देखिए गोदावरी जो है ये 1500 किलोमीटर लंबी नदी है और गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है और ये प्रायद्वीपीयों में जो है ये सबसे बड़ी इसकी अपवाद द्रोणी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति को कम करने के लिए स्वचालित रडार स्थापित करेगी? देखिए जो स्वचालित रडार स्थापित किया जा रहा है ये बिहार सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा बिहार सरकार। ये स्थापित करने के पीछे ये कारण है कि यहाँ पे जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनको कम किया जा सके, जिससे जो भी वाहन आ रहे हैं वो एक सीमित गति में चले, ओवर स्पीड में ना चलें, और ओवर स्पीड में जब नहीं चलेंगे तो जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें कमी प्राप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, थार का रेगिस्तान किस काल में सागर के नीचे था? देखिए जो थार का मरुस्थल है वो मध्यजीवी महाकल्प में जो है वो सागर के नीचे था, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन है, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची ये हैं। देखिए ये जो है ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, इसका सही जवाब ए हो जाएगा पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। देखिए जो सह्याद्री है, सह्याद्री को जो महाराष्ट्र का एरिया होता है वहां पे पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। कर्नाटक में जो है और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी पहाड़ियां कहा जाता है। केरल में इसको अन्नामलाई कहा जाता है और इलायची जो है वो भी केरल में ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा क्या नाम है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो दिहांग कहा जाता है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा दिहांग। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये असम के जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे एक गॉर्ज बनाते हुए यू आकार का एक ऐसे टर्न लेते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और वहां पे इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देखिए सऊदी अरब का जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं मोहम्मद बिन सलमान, इसका सही जवाब सी हो जाएगा मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, खादर और बांगर मृदा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए खादर और बांगर ये मृदा के बारे में बताना है, तो बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मृदा है, बिल्कुल सही है। देखिए बांगर जो होता है वो पुरानी मृदा होता है और खादर जो होता है वो नई जलोढ़ मृदा होती है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ का जो आता है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ के बाद जो भी मृदा का निर्माण होता है उसको खादर मृदा कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा है। सेकंड है कि खादर की तुलना में बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की सघनता अधिक होती है। देखिए बिल्कुल सही है, खादर जो होता है वो बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। इसके पीछे कारण यही है कि जो बांगर मृदा है वहां पे कंकड़ जो है वो थोड़े बड़े बड़े पाए जाते हैं, कंकरीली मृदा होती है। वहां पे जो भी नदियां आ रही होती हैं उनमें जो भी बड़े कंकड़ होते हैं वो उनको खादर बांगर वाले एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं। सी है, खादर में अधिक महीन कण होते हैं और यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी हमने इसको ऊपर ही डिस्कस किया। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं वो सही हैं।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, गलत युग्म की पहचान करना है। तो पहला है कि प्रमुख नदी द्रोणियां जो होती हैं वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अफवाह उनका क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही है, जो प्रमुख नदी द्रोणी होती है उसका अफवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर से अधिक होता है। मध्यम नदी द्रोणी का जो अफवाह क्षेत्र होता है वो 2,000 से लेकर 20,000 के बीच में होता है। बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड जो है, जो लघु द्रोणियां होती हैं उनका अफवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम का होता है। तो देखिए तीनों ही जो है वो सही है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए जो भारत के नए सीडीएस बने हैं वो बने हैं जनरल अनिल चौहान। इसका सही जवाब भी हो जाएगा अनिल चौहान। जो पहले सीडीएस थे वो कौन थे, तो वो जनरल बिपिन रावत थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, काली मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए जो काली मृदा होती है इसको रेंगुर मृदा भी कहा जाता है, और ये मृदा जो होती है काली मृदा, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा होती है। इसको कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण हुआ है वो दक्कन का जो पठार होता है बेसाल्ट जिससे निर्मित हुआ है, और जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पे पाया जाता है ये। और इसमें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, ये सभी जो भी पौष्टिक तत्व हैं इन तो भरपूर मात्रा में होते हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की जो है कमी होती है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस की कमी होती है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और चूना ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय और कॉफी की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। देखिए चाय और कॉफी के लिए लेटराइट मृदा महत्वपूर्ण, इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा लेटराइट मृदा। देखिए जो लेटराइट मृदा है ये लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश या केरल की जो सरकारें हैं या जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे वो लोग काजू की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, और अब जो है लेटराइट मृदा में थोड़ा सा सुधार करके काजू की खेती की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जिसको आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया है। देखिए जो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो उत्तर प्रदेश को हुआ। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सही कथन है। देखिए जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख में है, और भद्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में है, और कमल राष्ट्रीय उद्यान जो है तेलंगाना में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है। देखिए सिंगी खंबन नाम से जिसे जाना जाता है वो है सिंधु नदी। इसका सही जवाब भी हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है, इसका उद्गम जो होता है वो कैलाश पर्वत के पास जो बोखरचू के पास एक ग्लेशियर है वहां से नदी निकलती है, और वहीं पे जो है तिब्बत में इसको सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का उद्देश्य है। देखिए जो जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है, ये ऐप जो लॉन्च किया गया है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय इन दोनों की संयुक्त पहल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इसका जो उपयोग है वो पूरे देश में प्रत्येक गांव में जो भी चयनित 2-3 कुओं के जलस्तर का आकलन करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन में तो इसका कोई भी सही जवाब नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है। देखिए आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो जो आरक्षित वन होता है तो वो कुल वन या भूमि के आधे से अधिक भाग को वन घोषित कर दिया जाता है, उसी को आरक्षित वन कहा जाता है। और वहाँ पे जो भी वन होता है और वन्यजीव संसाधन होते हैं उनके संरक्षण के संबंध में उनको सबसे अधिक मूल्यवान समझा जाता है। तो जो ये एरिया है ये जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इनके जो सारे वन हैं वो आरक्षित वनों के अंदर आते हैं। इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश ये सभी पे जो है आरक्षित वनों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग से 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्तन एवं दहन प्रणाली को जाना जाता है। देखिए कर्तन एवं दहन प्रणाली जिसको आमतौर पे हम लोग झूम कृषि कहा जाता है ना, झूम कृषि का नाम सुने होंगे। झूम कृषि कहाँ पे, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया होता है वहाँ पे इसको झूम कृषि कहा जाता है, उसी का नाम है कर्तन एवं दहन प्रणाली। तो इसके विभिन्न नाम है, विभिन्न जगहों पे विभिन्न नामों से जानते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे क्या कहते हैं। देखिए मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू या पेंडा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। और इंडोनेशिया में इसको लदांग के रूप में जाना जाता है। हिमालय वाले क्षेत्र में और इसी खेती को खिल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसके अलावा जो मणिपुर है, मणिपुर में इसको पामलू कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप में इसको दीपा कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जो सभी नाम दिए गए हैं वो सही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। देखिए जो पंचनद है ना ये पंजाब की 5 नदियों से मिलकर बना है। वो 5 नदियां कौन कौन से, तो सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है
और झेलम है। तो इसमें सिंधु नदी तो शामिल नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। देखिए जो खरीफ फसल होती है ये जून से सितंबर के बीच में इसकी खेती की जाती है, जून से लेकर सितंबर के बीच में। जून में इसको बो दिया जाता है, सितंबर अक्टूबर आते आते तक इसकी कटाई हो जाती है। और इस फसल में जो होता है वो सौंफ होता है, अरंडी होता है, कपास होता है, ज्वार होता है, सोयाबीन होता है, सरसों होता है। तो ये सभी फसल जो है ये खरीफ फसलें हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान या निकाय में इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी किया गया है। तो ये जो रोड मैप जारी किया गया है वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन, इसकी उत्पत्ति माप चाचुंगो हिमनद से होती है तथा यह तिला, सेती, बेरी नामक अपनी सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से ये बाहर निकलती है। देखिए ये जो बात किया जा रहा है ये घाघरा नदी के बारे में बात किया जा रहा है। इसका सही जवाब घाघरा हो जाएगा। घाघरा नदी की उत्पत्ति जो है वो माप चाचुंगो हिमनद से होती है और ये जो तिला, सेती, बेरी इसकी सहायक नदियां हैं। और ये घाघरा नदी जब छपरा में गंगा से मिलती है और वहाँ पे इससे विलीन हो जाती है, तो छपरा में ये क्या करती है, गंगा से मिलती है, भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन, भारत में कंदन के संदर्भ में कौन से कथन जो है संदन नहीं है, सही नहीं है। देखिए कंदन, कंदन मतलब मोटा अनाज जिसको मिलेट कहा जाता है। देखिए रागी जो है वो काली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है, बिल्कुल सही है। मोटे अनाज क्या होता है, रागी, इसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में लौह तत्व होता है, कैल्शियम होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है। और क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भी ये जो फसलें होती हैं इनका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक है। देखिए ज्वार का प्रमुख उत्पादक जो है कर्नाटक नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, बल्कि महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखिएगा। कंदन जो है वो ग्लूटेन मुक्त होता है, इसलिए सीलिएक रोगी इसका जो है सेवन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कंदन जो होता है वो ग्लूटेन मुक्त होता है। तो जो कथन सही नहीं है वो बी वाला सही नहीं, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है। देखिए चाय, चाय जो है पेय फसल के रूप में प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा में कौन कौन शामिल है जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। देखिए अलकनंदा में क्या है, यहाँ पे धौली और विष्णु गंगा शामिल है, जो जोशीमठ या जोशीमठ को विष्णुप्रयाग कहते हैं वहाँ पे मिलते थे। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, धौली गंगा या विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों जो है अलकनंदा में विष्णुप्रयाग वाले एरिया में मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए ये जो BWF विश्व चैंपियनशिप है ये बैडमिंटन से संबंधित है, महिला विश्व खिताब है और इसको जो जीत हासिल किया है वो जापान ने जीता है। तो जापान की जो है अकाने यामागुची, इसका सही जवाब भी हो जाएगा, अकाने यामागुची, ये जापान की हैं, इन्होंने जो है खिताब जीता है और इन्होंने जो हराया है ये चेन यूसेफ को हराया है और ये चीन की रहने वाली है, चेन यूसेफ, इन्हीं को हराया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी लो एस्क पेटी है। देखिए लो एस्क पेटियां दी हुई हैं, तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी ये लो एस्क है, बिल्कुल सही है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी ये भी लो एस्क की है, ये भी सही है। महाराष्ट्र, गोवा पेटी ये भी है, उड़ीसा, झारखंड पेटी ये भी है। सभी जो पेटियां हैं ये लो एस्क पेटी हैं, इसका सही जवाब ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 124 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोयले के विषय में कथनों पे विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यहाँ पे कोयले के प्रकार दिया हुआ है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। देखिए जो एंथ्रासाइट कोयला है ना ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 80 से लेकर 95% तक होती है। और ये जो जलता है कोयला तो ये नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड जो है विटुमिनस का उच्च कैलोरी मान होता है। देखिए जो विटुमिनस होता है इसमें कार्बन का जो मात्रा पाया जाता है वो 60 से लेकर 80% तक का होता है और इसका जो कैलोरी मान होता है वो उच्च होता है, तो यही स्टेटमेंट सही है। थर्ड जो है वो लिग्नाइट, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 55% की होती है। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, जो लिग्नाइट कार्बन कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% के बीच होती है और इसी को भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए जिसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये तीनों जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, मानसरोवर के निकट स्थित राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थल है। देखिए राक्षस ताल से जो है वो सतलुज नदी का उद्गम होता है, इसका सही जवाब इसका बी हो जाएगा, सतलुज नदी। सतलुज नदी राक्षस ताल से निकलती है और इसको वहां पे मानसरोवर के पास इसको लांगचेन खंबाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की खान है। कि तांबे की खान पता ही सबसे प्रसिद्ध खान है खेजड़ी की खान, राजस्थान में, सही जवाब इसका ए हो जाएगा,
खिचड़ी खानी। कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नीलकुरुंजी फूल खिला है? देखिए जो नीलकुरुंजी फूल खिला है 16 वर्ष के उपरांत खिला है और ये खिला है कर्नाटक में। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे पहला है? देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जल मार्गों का नाम दिया गया है, तो देख लेते हैं पहला इसमें कौन है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। हल्दिया और इलाहाबाद के बीच जो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली है, ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। और जो सेकंड वाटरवे है वो है बांग्लादेश सीमा के पास जो है क्या कहते हैं, सदिया और धुबरी के बीच जो ब्रह्मपुत्र वाला है, ये सेकंड वाटरवे है। और थर्ड वाटरवे जो है ये है पश्चिम तटीय नहर के साथ कोट्टापुरम से लेके कोल्लम तक, ये थर्ड वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, ITCZ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? ITCZ के बारे में बताना है। देखिए यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र, देखिए बिल्कुल सही है। जो ITCZ एरिया है भूमध्य रेखा के पास का एरिया होता है। यहाँ पे जो हवाएं होती हैं इनका अभिसरण होता है, ये हवाएं मिलती हैं और मिलने के बाद से ये ऊपर उठती हैं हवाएं। सेकेंड है कि यह वह क्षेत्र जहाँ पे वायु नीचे की ओर प्रवाहित होती है। देखिए ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वायु जो है वो नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यहाँ पे वायु जो है मिलती है उसके बाद ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे व्यापारिक पवनें मिलती हैं, बिल्कुल सही है, जो व्यापारिक पवनें होती हैं यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को परमाणु हथियारों को पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? देखिए जो परमाणु हथियार है उनका पूर्ण उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा 26 सितंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? देखिए जो भारत में पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था वो चेन्नई में खोला गया था, इसका सही जवाब ये हो जाएगा चेन्नई, और ये खोला गया था 1904 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो महीने हैं उनका नाम दिया गया है और यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर में उनका नाम दिया गया है। जो चैत्र बैसाख का महीना होता है ये मार्च और अप्रैल का महीना होता है, और जो माघ और फाल्गुन का महीना होता है ये जनवरी फरवरी का महीना होता है, और श्रावण और भाद का जो महीना होता है वो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, और आश्विन कार्तिक का महीना सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 में 90वां स्थापना दिवस मनाया है? देखिए जो 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है वो भारतीय रिजर्व बैंक ने तो नहीं मनाया है, ये गलत हो जाएगा। भारतीय वायु सेना ने मनाया है और हरिजन सेवक संघ ने मनाया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारतीय वायु सेना और हरिजन सेवक संघ, देखिए वायु सेना का जो दिवस होता है वो 8 अक्टूबर होता है, और जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1932 में महात्मा गांधी ने किया गया था, और अभी हाल ही में जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है इनका 90वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन है शीतकाल के प्रभाव में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? देखिए जो तमिलनाडु में वर्षा होती है ना वो शीतकाल में होती है, वो नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है, और वो जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है, जो शीतकाल में वर्षा होती है। शेष भारत में तो जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, परंतु जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वो लौटता हुआ जो मानसून होता है जिसको हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, उसके कारण होता है, तो सही जवाब बी हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, और ये वर्षा जो शीतकाल में होती है जो नवंबर और दिसंबर में होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? देखिए पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो तूतीकोरिन और कामराजर है, सही जवाब इसका सी और डी होगा, तो सही जवाब इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मारमागुओ जो है ये बंदरगाह गोवा में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में है, और जवाहरलाल नेहरू जो है ये महाराष्ट्र में है, और ये दोनों जो हैं ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। और तूतीकोरिन कहाँ पे है? तूतीकोरिन आप लोग को पता है ये तमिलनाडु में है, और कामराजर जो है ये कामराजर, ये इसको पहले एन्नोर नाम से जाना जाता था, ये भी तमिलनाडु में है, और ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी ये जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है, मैंने एक बात बोल दिया। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक संस्मरण का अनावरण कहाँ पे किया गया है? देखिए ये जो एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स स्मारक बनाया गया है इसका उद्घाटन किया गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं उनकी जो सींग होती है उन सींग की जो जली हुई राख थी उन राखों से इसको बनाया गया है एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न, जिनमें 3 स्मारक बनाए गए हैं। पहला एक नर वयस्क का स्मारक है, और सेकंड जो है वो वयस्क मादा का है, और थर्ड जो है वो एक शावक का है। इसमें जो है ये गैंडे की ही 3 मूर्तियां हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है? देखिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है यहाँ पे क्या होता है कि जो तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उपस्थिति होती है, अगर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु होगा
तो वहाँ पे चक्रवात की स्थिति नहीं होगी। तो ये जो होगा गलत हो जाएगा, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में होता क्या है, उष्ण और आर्द्र वायु की अत्यधिक और निरंतर आपूर्ति होती रहती है और ये कोरियोलिसिस बल का इसमें प्रभाव होता है, जिसके कारण जो हवाएं हैं वो चक्कर चक्कर घूमने लगती हैं और इसके केंद्र में जो होता है वो लो पावर जोन होता है, मतलब निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। मानव विकास रिपोर्ट 2022 की थीम क्या थी? ये मानव विकास रिपोर्ट 2022 है, इसकी थीम जो थी वो अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए जो मानव विकास रिपोर्ट है ये 1990 में पहली बार जारी किया गया था और इसको जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। और ये जो मानव सूचकांक के संकेतक हैं इसमें, तो इसमें देखिएगा 4 संकेतकों को शामिल किया गया है। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सेकंड है शिक्षा जो स्कूल के समय जो अपेक्षित वर्ष है, और थर्ड है कि स्कूली वर्ष के औसत वर्ष, और फोर्थ जो है इसमें वो सकल राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? देखिए जो सांकेतिक भाषा दिवस है ये मनाया गया है 23 सितंबर को। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या हुआ है कि ये इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के पीछे कारण यही था कि जो भी विश्व भर में जिनको सुनने की समस्या है उनके लिए जो है ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। कांडला बंदरगाह अवस्थित है। देखिए जो कांडला बंदरगाह है ये जो अवस्थित है ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित। का सही जवाब ए हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो 1956 से लेकर 1961 तक का था और इस बीच जो है वो 3 उद्योगों की स्थापना हुआ था। पहला राउरकेला संयंत्र, और इसकी जो स्थापना किया गया था राउरकेला की, जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। और कहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा में स्थापित हुआ था। सेकंड जो है भिलाई जो रूस संयंत्र है ये रूस के सहायता उससे स्थापित किया गया था और ये स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में। थर्ड है दुर्गापुर संयंत्र, इसकी स्थापना किया गया था वेस्ट बंगाल में और ये किया गया था यूके यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। तो ये तीनों का ही स्थापना हुआ था, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? देखिए ये जो सम्मेलन स्थापित हुआ है आयोजन किया गया है ये रोमानिया में किया, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। स्वेज नहर के संदर्भ में कथनों में बताना है कौन से कथन जो है सत्य हैं। देखिए स्वेज नहर जो है इसका निर्माण जो है 1869 में हुआ, ये बिल्कुल सही है बी वाला स्टेटमेंट। और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये भी सही है। और थर्ड है कि यह जल बंधकों से रहित समुद्र तट के बराबर नहर है, देखिए ये भी सही है। ये जो स्वेज नहर है ये 160 किलोमीटर लंबी ये नहर है और ये 11 से 15 मीटर गहरी भी है। यहाँ पे क्या है कि प्रतिदिन जो 100 जलयान होते हैं वो आवागमन करते हैं और उनको ये पार करने में मात्र 10 से 12 घंटे का समय जो है वो लगता है स्वेज नहर के माध्यम से। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है सही है अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में। देखिए जो राइन जलमार्ग है वो जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही है। और वोल्गा जलमार्ग जो है वो कैस्पियन सागर में स्थित है, ये भी सही है। और डेन्यूब जलमार्ग जो है वो टारना सेवेरी तक जो है नौकायन योग्य, ये भी सही है। तीनों ही सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन है इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग। ये संस्मरण है, इसको किसका संस्मरण है? तो देखिए ये मल्लिका साराभाई का, इसका सही जवाब ये हो जाएगा मल्लिका साराभाई। ये जो मल्लिका साराभाई हैं जो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, उनकी ये पुत्री है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है। देखिए बृहद ट्रंक मार्ग जो है ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री तटमार्ग है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर का मार्ग है। यहाँ पे क्या है कि ये मार्ग जो है ये औद्योगिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 प्रदेशों, एक तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, इन दोनों को जोड़ता है। और जो विश्व का 1/4 ट्रेड होता है वो इसी मार्ग के द्वारा होता है और ये विश्व के सबसे व्यस्तम जल मार्गों में से एक है, इसीलिए इसको बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभियान में लोगो वासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए जो लोगो वासुकी है इसको लॉन्च किया गया है अखिल भारतीय तटीय सफाई के लिए, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है सत्य हैं। देखिए WTO जो है ना ये 1995 में अस्तित्व में आया
और जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ उसके बाद से जो भी देश थे उन देशों के बीच व्यापार और जो शुल्क हेतु जो भी समझौते थे उसको करने के लिए गैट का निर्माण किया जाता है और इसी गैट का जो उत्तराधिकारी बनता है ये WTO बनता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो देशों के मध्य व्यापार और नियमों को विनियमित करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि इसे 1994 के व्यापार और शुल्क हेतु एक समझौते गैट के रूप में रूपांतरित किया गया, नहीं, ये 1994 में नहीं बल्कि 1995 में किया गया, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। थर्ड है कि इसका सचिवालय जिनेवा में स्थित है, बिल्कुल सही है। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, इसलिए जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन। आई एस्केप्ट अ चाइनीज इंटरनमेंट कैंप, किसने लिखा है? देखिए इसको जो लिखा है वो फहमीदा अजीम ने लिखा है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम जो है ये बांग्लादेश मूल की एक चित्रकार और कहानीकार हैं। इनको अभी 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये जो अमेरिका का ऑनलाइन पत्रिका है इनसाइडर उसके लिए ये काम करती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन और ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। पत्तनों के संदर्भ में कथनों में बताना है कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। देखिए जो अंतरदेशीय पत्तन टैंकर पत्तन होते हैं, जबकि कुछ रिफाइनरी पत्तन होते हैं। जो अंतरदेशीय पत्तन होते हैं ये पत्तन जो होते हैं वो समुद्र से दूर अवस्थित होते हैं और ये समुद्र से एक नदी या एक नहर के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये जो है ये सही नहीं है। सेकंड जो है पैकेट पत्तनों को फेरी पत्तनों के रूप में भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो पैकेट पत्तन होते हैं उनको फेरी पत्तन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हैं। और थर्ड जो है वो नौसेना पत्तन, ये पत्तन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होता है। देखिए जो नौसेना पत्तन होते हैं इनका केवल सामरिक महत्व होता है और ये जैसे युद्धक जहाजों को सेवाएं प्रदान करते हैं, उनका मरम्मत का कार्य करते हैं। भारत में कोच्चि और कारवार जो है ये नौसेना पत्तन है, तो ये भी सही है, बी भी सही है। बी और सी सही होने की वजह से जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसी के साथ हमारा जो है ये टेस्ट 2 समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।